नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी विथ जूही पे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी में विज्ञान के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और ये प्रश्न आपके 2 फरवरी 2026 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। हमारा लक्ष्य है एनसीईआरटी को समझना और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाना। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आपके पहले प्रश्न से शुरू करेंगे। प्रश्न है आपका कि क्या किसी वस्तु का विस्थापन तय की गई दूरी से अधिक हो सकता है? जवाब है नहीं, विकल्प डी। विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता। आप इसे चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने यहां से चलना प्रारंभ किया और ये आपकी अंतिम स्थिति है, और ये आपको दिख रहा है, ये तय की गई आपके द्वारा दूरी है, और ये क्या है? विस्थापन है। तो आप यहां आसानी से समझ सकते हैं कि विस्थापन हमेशा क्या है? दूरी से कम होता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। गोलीय लेंस के चित्र परिपाटी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है मुख्य अक्ष के समानांतर सभी किरणें लेंस के फोकस से मापी जाती हैं। ये गलत है, क्योंकि लेंस के फोकस से नहीं बल्कि प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती हैं। तो ये कथन आपका गलत है। दूसरा है मुख्य बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। आप इसे चित्र में समझ सकते हैं, दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, यानी दूसरा कथन सत्य है। तीसरा है मुख्य अक्ष के दाईं ओर ऊपर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ये कथन आपका गलत है, क्योंकि दाईं ओर ऊपर की ओर जो दूरियां मापी जाती हैं वो धनात्मक होती हैं और नीचे की ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। और चौथा आपका विकल्प है वस्तु हमेशा लेंस के बाईं ओर रखी जाती है। यह भी कथन आपका सही है। तो गलत कौन कौन से हैं? पहला और तीसरा, यानी विकल्प डी। ठीक है, विकल्प डी में आपका पहला और तीसरा दोनों जो है कि कथन गलत है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। स्थायी वातावरण में अलैंगिक जनन से क्या लाभ मिलता है? आंसर है आपका कि अलैंगिक जनन में कम समय में अधिक संख्या में समान संतानें होती हैं, यानी कि विकल्प बी, तीव्र और एक समान जनन। अगला प्रश्न है शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। कार्य शक्ति संबंध के अनुसार 1 वाट किसके बराबर होता है? आंसर है 1 वाट जो है वो 1 जूल प्रति सेकेंड, यानी कि विकल्प ए, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। आप यहां समझिए, कार्य शक्ति में संबंध का सूत्र क्या होता है? शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। इसलिए शक्ति बराबर क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड। इसको हम वाट भी कहते हैं। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट भी होता है। अगला प्रश्न है एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकण के अंतरण को क्या कहते हैं? विकल्प है स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटो परागण ऑटो पॉलिनेशन, स्वयुग्मन यानी ऑटोगैमी, या फिर पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। तो सही जवाब है विकल्प डी। एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पराग के कण के अंतरण को पर परागण कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का सही वर्णन करता है? तो आंसर क्या है आपका? विकल्प डी, उत्तरीय ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होती है? उत्तरीय ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से सामान्य घरेलू अपशिष्ट से संबंधित सही कथन का चयन करें। तो सामान्य घरेलू अपशिष्टों में दोनों तरह के घटक मौजूद होते हैं, यानी जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण दोनों। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। जैव निम्नीकरण के घटक क्या होते हैं? जैसे सब्जियों के छिलके वगैरह, फल वगैरह, जो भी सड़ी गली चीजें हैं जो आसानी से अपघटित हो जाएं, वो होते हैं जैव निम्नीकरण में। ठीक है, भोजन के अवशेष हो गए, पत्तियां वगैरह। और अजैव निम्नीकरण में क्या होते हैं? जो आसानी से अपघटित ना हो, जैसे कि प्लास्टिक हो गई, कोई धातु हो गई, कांच हो गया, टीन हो गया, ये सभी चीजें क्या है? अजैव निम्नीकरण। तो ये दोनों ही अपशिष्ट में होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ट्रक और मोटरसाइकिल के टायर
कार की टायर की तुलना में ज्यादा चौड़े होते हैं। उनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि कार और ट्रक के टायर जो हैं वो चौड़े हैं। तो ऐसा क्यों होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर है आपका समान प्ररोध छोटे क्षेत्रफल पर कार्य करने हेतु अधिक दाब डालता है। समान प्ररोध यदि है तो कम क्षेत्रफल पर कार्य करे तो दाब अधिक होगा, इसलिए ट्रक और मोटरसाइकिल के टायर अधिक चौड़े रहते हैं ताकि दाब कम हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस ध्वनि तरंगों के बहुपरावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है? आंसर है विकल्प डी, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो है वो ध्वनि तरंगों के बहुपरावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और स्टेथोस्कोप जो है, जो कि डॉक्टर लोग यूज करते हैं दिल की धड़कन को सुनने के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निष्कर्षण के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, पिघले हुए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने के लिए। ठीक है, तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निष्कर्षण के लिए पिघले हुए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन किया जाता है, जिसे हॉल हेरोल्ट प्रक्रिया भी कहते हैं। याद रखिएगा, हॉल हेरोल्ट प्रक्रिया क्या है? जिसमें बॉक्साइट से एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए पिघले हुए एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 को का विद्युत अपघटन किया जाता है। इसे ही हम हॉल हेरोल्ट प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? आंसर है विकल्प बी, समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन में एक मातृ कोशिका से दो आनुवांशिक रूप से समान संतति कोशिकाएं तैयार होती हैं, जिनमें गुणसूत्र की संख्या समान रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 50 ग्राम साधारण नमक को 300 ग्राम जल में घोला जाता है तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? आइए समझते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान गुणे 100। अब यहाँ विलेय कौन है? नमक 50 ग्राम और दूसरा विलेय कौन है? जल। कितना ग्राम? 300 ग्राम। तो दोनों विलेय को जोड़ देंगे तो ये क्या प्राप्त होगा? विलयन। तो विलयन का कुल द्रव्यमान कितना हो गया? 350 ग्राम। अब द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र पे यदि इसको मान को रखेंगे तो 50 बटा 350 गुणे 100 इक्वल टू कितना आएगा? 14.28%। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूटन के गति के तीसरे नियम को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? विकल्प ए, एक रॉकेट जो गैसों को नीचे की ओर फेंकते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है। यह किस नियम पर आधारित है? तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है, क्योंकि तीसरा नियम क्या है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आप देख सकते हैं रॉकेट की गति ऊपर की ओर होती है, तो ये क्या है? ये प्रतिक्रिया करती है। गैसों का निष्कासन जो है वो नीचे की ओर होता है, यहाँ क्रिया है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि क्यों किसी तत्व के सभी परमाणुओं को एक ही प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? जवाब है विकल्प ए, क्योंकि उनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। किसी भी तत्व की पहचान उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या से यानी कि परमाणु क्रमांक से होती है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1, कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिकों में कौन से तत्व होते हैं? हाइड्रोकार्बन, इसमें कौन से तत्व होंगे? हाइड्रोजन और कार्बन दोनों। विकल्प ए, हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें केवल हाइड्रोजन और केवल कार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों तत्व होते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण सही रूप से संतुलित है? विकल्प बी,
3Fe प्लस 4H2O अभिक्रिया करके Fe3O4 प्लस 4H2। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अतः समीकरण बी जो है बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल में विलय होने पर विलयन बनाता है? आंसर है बी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NaCl। और यह जल में घुलकर आयनित हो जाता है और एक समान मिश्रण जिसको विलयन कहते हैं तो विलयन बनाता है। ठीक है। वही अगर बात करें रेत, तेल और लोहे का बुरादा, क्या यह जल में घुलता है? तो आपका जवाब है नहीं। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख संकेतक है? आंसर है मछली। ठीक है। मछली क्या करती है? मछली जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जल की गुणवत्ता के परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। इसलिए मछलियों की उपस्थिति और उनकी विविधता यह दर्शाती है कि जल स्वच्छ है और पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ है। ठीक है। तो मछली क्या है? एक जैव संकेतक होती है। मछलियां स्वच्छ और ऑक्सीजन युक्त जल में ही अच्छी तरह से जीवित रह सकती हैं। प्रदूषण बढ़ने पर मछलियों की संख्या और विविधता घट जाती है। इसलिए मछलियों की उपस्थिति स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संकेतक होती है। अगला प्रश्न है, विभज्योतक उत्तल केवल विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। स्थिति के आधार पर कौन सा विभज्योतक उत्तक का प्रकार नहीं है? विकल्प सी, आधारी। अंतवर्ती, शीर्षस्थ और पार्श्व, ये सभी विभज्योतक उत्तक के 3 प्रकार हैं। ठीक है। कौन कौन से? एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, ये तीनों ही क्या है? विभज्योतक उत्तक के प्रकार हैं। और आधारी जो है यह उसका प्रकार नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है क्लोर एल्कली प्रक्रिया। ठीक है। क्लोर एल्कली प्रक्रिया क्या है? तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और एनोड पर क्लोरीन गैस तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस औद्योगिक प्रक्रिया को क्लोर एल्कली प्रक्रिया कहा जाता है। याद रखना है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। मादा जनन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए है, अंडा एक पतली अंडवाहिनी के माध्यम से अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाया जाता है। बिल्कुल सही। और कथन बी है कि गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं। ये है मादा प्रजनन तंत्र, आप इसको अच्छे से समझिए। यहाँ पर क्या है? ये अंडवाहिनी है जिसे फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। और यहाँ पे अंडाशय यानी कि ओवरी है और ये गर्भाशय है यूटेरस, तथा ये गर्भाशय ग्रीवा यानी कि जिसको सर्विक्स कहते हैं, और ये रही योनि जिसे वेजाइना कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रियाएं संभव हैं? तो विकल्प ए, केवल एक, FeS प्लस CuSO4 अभिक्रिया करके FeSO4 प्लस Cu। यह संभव है क्योंकि FeCu से अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है। बाकी के विकल्पों को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। यदि वोल्टेज स्थिर है तो शक्ति निम्नलिखित में से किसके अनुक्रमानुपाती होगी? आंसर है धारा। जब वोल्टेज स्थिर होता है तो शक्ति यानी कि P धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका के सही कार्य का चयन करें। आंसर है लिपिड संश्लेषण। आइए समझते हैं। चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका राइबोसोम रहित होती है। इसका मुख्य कार्य है, लिपिड क्या करता है? वसा फॉस्फोलिपिड स्टेरॉइड का संश्लेषण करता है, दवाओं और विषैले पदार्थों का अपघटन, कैल्शियम आयनों का भंडारण और कार्बोहाइड्रेट उपापचय में सहायक भूमिका है। ठीक है। तो यह है लिपिड संश्लेषण।
अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र और उसके मुख्य फोकस के बीच की दूरियां क्या कहलाती है? उसके बीच की दूरी क्या कहलाती है? किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र और उसके मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आंसर है फोकस दूरी, विकल्प सी। आइए समझते हैं। किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र यानी O और उसके मुख्य फोकस यानी F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यह लेंस की अपवर्तन क्षमता को दर्शाती है। आपने कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी के 2 फरवरी 2026 के सेकंड शिफ्ट के साइंस के प्रश्नों को। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।